हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं आपकी फ्लेमिंगो बुक का लेसन 2 लॉ स्प्रिंग। ये आपका प्रो सेक्शन है। इसके पहले मैं लेसन 1 द लास्ट लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फटाफट से वो वीडियो भी देख लीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। साहिब जो है वो कचरे के ढेर में क्या देख रहा था और वो अभी कहाँ रहता है और वो कहाँ से आया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट ईयर के एग्जाम में भी आ चुका है, तो फटाफट से हम इसको समझ लेते हैं। साहिब जो है हमारी कहानी का वन ऑफ द 2 प्रोटैगनिस्ट है। वो ना कचरे के ढेर में कॉइन्स और रुपी नोट्स ढूंढ रहा था। ठीक है, क्यों कर रहा था वो ऐसा? क्योंकि उसका काम है, वो कचरा ही ढूंढता है, कचरा उठाने वाला है और उसका काम यही है कि कचरे में से कोई यूज़फुल चीज़ या कोई ऐसी चीज़ जिसको आगे रिसाइकल करके यूज़ किया जा सके, वो वही कचरे में से ढूंढता है। ठीक है, और वो जब भी ऐसा करता है ना, तो कभी कभी उसे 1 रुपया, कभी कभी एक 10 रुपये का नोट और कभी कभी एक सिल्वर का कॉइन भी मिल जाता है। तो इसीलिए वो हमेशा जब भी कचरे में से कुछ भी ढूंढता है तो उसके पास एक होप होती है कि उसे और कुछ ना कुछ मिलता ही जाएगा। और वो सीमापुरी में अभी रहता है करंटली। साहिब जो है वो बांग्लादेश से आया है। उसकी मम्मी के साथ वो आया था 1971 में। उसका जो हाउस था बांग्लादेश का, वो ग्रीन फील्ड में था, ढाका की ग्रीन फील्ड में। ढाका एक जगह का नाम है बांग्लादेश में। वहाँ पे बहुत ही भयंकर तूफान आया था, स्टॉर्म आया था, और उस स्टॉर्म में उसका जो हाउस था, खेत था, सब कुछ चले गए। तो वहाँ पे उनके पास रहने के लिए और गुजारा करने के लिए कुछ बचा नहीं था, तो वो वहाँ से इंडिया में सीमापुरी में आ गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट एक्सप्लेनेशंस डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर। जो ऑथर है वो जो बच्चे फुटवेयर नहीं पहने हुए थे उनके लिए क्या एक्सप्लेनेशन इस लेसन के अंदर देती है। तो इसका आंसर है कि जो हमारी स्टोरी की ऑथर है वो बहुत सारे ऐसे बच्चों से मिलती है जो रैग पिकिंग करते हैं। रैग पिकिंग मतलब कचरा उठाने का या कचरे में से कुछ भी यूज़फुल ढूंढने का काम करते हैं। और वो बच्चे ना शूलेस होते हैं, और वो बच्चे उनके ऑथर के नेबरहुड में ही, आसपास में ही थे, और वो बहुत ही गरीब बच्चे थे। इतने गरीब थे कि उनके पास पहनने के लिए शूज़ ही नहीं थे, और अब वो उस चीज़ की आदत में ढल गए थे। मतलब वो इतना आदी हो गए थे नंगे पैर चलकर कचरा बीनने के कि उनको अब शूज़ की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती थी, वो उसके आदी बन गए थे। तो ऑथर ये कहती है कि एक एक्सप्लेनेशन इस आदत का, बच्चों की इस आदत का, वो ये दे सकती थी कि पुअर चिल्ड्रन में ना, हमारी कंट्री के अंदर ये एक ट्रेडिशन होता है कि हमें नंगे पैर चलना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऑथर फिर क्विकली ये भी मेंशन करती हैं कि इसको एक ट्रेडिशन बुलाना सिर्फ एक जस्टिफिकेशन देने का तरीका है। मतलब हमारे कंट्री में जो ऐसे पुअर बच्चों के साथ इतना बुरा होता है, वो इतनी बुरी कंडीशन में रहते हैं, कचरा बीनते हैं, कचरे में से सामान बीनते हैं, ढूंढते हैं, ये उनकी हालत को जस्टिफाई करने का, अपने मन को शांत करने के लिए जस्टिफाई करने का सिर्फ एक तरीका है कि हम कह सकते हैं कि इस कंट्री में तो ये एक ट्रेडिशन है कि बिना चप्पल के बच्चे इधर से उधर घूमते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। क्या साहिब टी स्टॉल पे काम करके खुश था? ये हमें एक्सप्लेन करना है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्या आपको लगता है साहिब हैप्पी था टी स्टॉल पे काम करके? अपना आंसर रीजन के साथ दीजिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनिएगा। आंसर इसका ये है कि साहिब पहले एक रैग पिकर था। वो कचरा उठाता था, कचरे में से सामान ढूंढने का काम करता था। सो बाय चांस उसे एक जॉब मिल गई जिसमें उसे टी स्टॉल पे काम करना था। टी स्टॉल कहाँ था? रोड के पास। और उसको उस काम के लिए 800 रुपीज़ मिल जाते थे, और उसके साथ साथ कुछ खाने के लिए भी जो ओनर था टी स्टॉल का, वो कुछ ना कुछ उसे दे देता था। लेकिन वो खुश नहीं था टी स्टॉल पे काम करके। उसका चेहरा ना हमेशा खोया खोया सा रहता था। ऐसा लगता था कि वो किसी और ही दुनिया में है, कहीं और ही सोच रहा है। काम टी स्टॉल पे कर रहा है लेकिन किसी और ही बात के बारे में सोच रहा है। हमेशा वो खोया खोया ही रहता था। और वो खोया खोया इसलिए रहता था क्योंकि टी स्टॉल पे काम करके वो अपने मन का मालिक नहीं था। मतलब कोई और था उसका मालिक जो उसे बताता था कि उसे क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे टी सर्व करनी है, वगैरह वगैरह। स्टील मिल्क
कैनिस्टर था उसके पास जो बहुत ही भारी लगता था, और वो उसके प्लास्टिक बैग से तो बहुत ही भारी था। कौन सा प्लास्टिक बैग? जब वो रैक पिकिंग करता था, कचरा उठाता था, तो कचरे को रखने के लिए उसके पास एक प्लास्टिक बैग होता था, और वो प्लास्टिक बैग बहुत हल्का था। अब जो वो टी सर्व करने के लिए स्टील का कैनिस्टर लेके जाता है, वो उससे बहुत बहुत भारी था, और उसको ऐसा लगता था कि यहाँ पर ना वो अपने मास्टर के अंडर काम कर रहा है, और उसे किसी के अंडर काम नहीं करना था, उसे ऐसा काम करना था जहाँ पे वो खुद का मालिक हो। तो बस यही रीज़न था कि वो टी स्टॉल पे काम करके बिल्कुल भी खुश नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस ईयर के लिए। क्वेश्चन में ये पूछा है कि फिरोज़ाबाद का जो शहर था उसको सबसे ज़्यादा फेमस किसने बना दिया था? तो जो फिरोज़ाबाद का शहर था वो बैंगल के लिए फेमस था, बहुत ही ज़्यादा फेमस था बैंगल के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैंगल्स बनाई जाती थी। इतनी ज़्यादा बैंगल्स बनाई जाती थी कि हर दूसरी फैमिली जो रहती थी ना फिरोज़ाबाद में, वो बैंगल के काम को करने में ही इंगेज थी, मतलब किसी ना किसी तरह से वो चूड़ियों का ही काम कर रहे थे। और कहा जाता है कि इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का फिरोज़ाबाद सेंटर है, मतलब जितना भी ग्लास वर्क होता है, जो कांच की चूड़ियाँ बनती हैं, उसका सेंटर है फिरोज़ाबाद। जितनी भी फैमिलीज़ रहती थी फिरोज़ाबाद में, उन्होंने अपनी जनरेशन्स बिता दी है भट्टी के आसपास वेल्डिंग ग्लास के साथ काम करते हुए चूड़ियाँ बनाने के लिए। इतने बैंगल मेकर्स थे फिरोज़ाबाद में कि नैरो नैरो स्ट्रीट में, सकड़ी सकड़ी गलियों में भी हर घर में आपको ये देखने को मिलेगा कि लोग बैंगल्स बनाने का काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमसे पूछा है कि जो भी चूड़ी बनाने वाले जो वर्कर्स रहते थे, जब वो ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करते थे, तो इसके क्या इल इफ़ेक्ट थे, क्या बुरे इफ़ेक्ट थे उनकी लाइफ पे या उनकी हेल्थ पे। जो भी आप चाहो बता सकते हो, जो भी आपने लेसन में रीड किया हो। जब भी ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में कोई भी बंदा काम करता था तो उसको बहुत सारी हेल्थ हैजार्ड्स का, मतलब हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। इवन बच्चे भी ना इस वाली इंडस्ट्री में काम किया करते थे, बच्चे, आदमी, औरतें, कोई एज लिमिट भी नहीं था। बूढ़े, बच्चे, औरतें सब काम कर रहे हैं बैंगल्स बनाने के लिए, और काम करने के लिए उन्हें बैंगल इंडस्ट्री में जाना पड़ रहा है, ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में, ठीक है, जहाँ पर ना बड़ी बड़ी ग्लास की फर्नेसेस होती थी जिसमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे ग्लास के साथ काम किया जाता था ताकि उनको मोल्ड करके बैंगल का शेप दे दिया जाए, ठीक है। और जो जितने भी वर्कर होते थे, चाहे वो बच्चे हों, औरतें हों, या आदमी हो, या बूढ़े लोग हों, वो सब काम करते थे छोटे छोटे सेल्स में, और उन सेल्स में इवन लाइट भी नहीं होती थी, एयर आने की भी जगह नहीं होती थी, प्रॉपर वेंटिलेशन भी नहीं होता था, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ बिगड़ती जाती थी। और बिना लाइट के काम करने की वजह से उनकी आई साइट भी कमज़ोर हो जाती थी, और दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अराइज हो जाती थी। और जो बैंगल मेकर्स हुआ करते थे, वो जो कलर्ड ग्लास के पीसेस होते थे उनको वेल्डिंग करके सर्कल का शेप देते थे, और फिर बाद में उसको पॉलिश करते थे, और उस पर जो धूल रहती थी उसको हटाने के लिए भी पॉलिश करते थे हाई टेम्परेचर फ्लेम्स के साथ, जिसका रिजल्ट ये भी होता था कि उनको अपनी आई साइट भी खोनी पड़ती थी, मतलब उनकी आंखों की रोशनी ही चली जाती थी। और ये आंखों की रोशनी उनके एडल्ट होने से पहले ही चली जाती थी, मतलब जितने भी चाइल्ड वर्कर थे वो बचपन में ही अपनी आंखों की रोशनी खो देते थे, उनके एडल्ट होने से पहले ही उनके पास देखने की काबिलियत ही नहीं बचती थी। कितना मुश्किल होता था और कितना अनहेल्दी, हज़ार्डियस होता था बैंगल फैक्ट्री में काम करना। स्टिल वहाँ के लोग काम करते थे क्योंकि उनके पास काम करने के लिए कोई और एम्प्लॉयमेंट था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली? मुकेश हमारे स्टोरी का दूसरा हीरो है। पहले पार्ट में हमने इस लेसन में साहिब के बारे में पढ़ा था, अगर आपने लेसन पढ़ा होगा या समरी पढ़ी होगी, और दूसरा हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो है मुकेश। तो मुकेश भी साहिब की तरह एक गरीब घर से ही बिलोंग करता था, लेकिन उसकी जो सिचुएशन थी, जिस सिचुएशन में उसकी फैमिली रहती थी, उस सिचुएशन में भी उसका जो एटीट्यूड या माइंड सेट था ना अपनी फैमिली से बिल्कुल ही अलग था। तो वो कैसे अलग था, क्यों अलग था, हमें इसी क्वेश्चन में उसका आंसर देना है। तो मुकेश जो था वो एक बहुत ही पुअर बॉय था, वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था जो बैंगल बनाने में इंगेज्ड थी,
ठीक है। उसका एटीट्यूड अपने हर फैमिली मेम्बर से थोड़ा अलग था, हटके था। क्यों? क्योंकि वो अपना जो फैमिली ट्रेडिशन है बैंगल मेकिंग का, उसको तोड़ना चाहता था। उसकी फैमिली में जनरेशन से हर इंसान बैंगल्स ही बनाता आया है, तो ये उनका एक फैमिली ट्रेडिशन बन गया था। सबको पता होता था कि बड़े होने के बाद हमें भी बैंगल ही बनाने हैं। लेकिन मुकेश ऐसा नहीं सोचता था। वो ये जो फैमिली ट्रेडिशन था ये तोड़ना चाहता था। उसे बैंगल बनाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। वो डेयरिंग था, वो डिटरमाइंड था। उसे पता था कि उसे लाइफ से क्या चाहिए, उसे क्या करना है, उसे क्या बनना है। बहुत सारे होप्स थे उसके, बहुत सारे ड्रीम्स थे। मुकेश ये चाहता था कि वो अपना मालिक बने, अपने मन का मालिक बने। मतलब वो किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता था। वो ये चाहता था कि वो एक गैरेज जाए और वहाँ पे काम करना सीखे। वो गैरेज भी ना कहीं घर से दूर ही जाना चाहता था, और वो दूर जाने में भी कंफर्टेबल था, तैयार था। मतलब वो उसे पता था कि बहुत दूर जाना पड़ेगा गैरेज में काम सीखने के लिए, मैकेनिक बनने के लिए, पर वो करना चाहता था क्योंकि कार मैकेनिक बनना या मोटर मैकेनिक बनना उसका सपना था। और वो ये चाहता था कि वो मैकेनिक बन जाए, गैरेज में जाए, पहले वहाँ सीखे, फिर बाद में वो अपना खुद का गैरेज सेट करे और वहाँ पे एक मालिक की तरह काम करे। तो इस तरह से मुकेश का एटीट्यूड अपनी फैमिली से डिफरेंट था, क्योंकि उसकी फैमिली का हर मेंबर यही चाहता था कि वो आगे बैंगल मेकिंग में ही इन्वॉल्व हो, आगे उनका काम यही करना है कि चूड़ियाँ बनानी। लेकिन मुकेश ऐसा नहीं चाहता था। मुकेश के कुछ सपने थे, वो लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि जो चाइल्ड लेबर है वो कैसे एलिमिनेट किया जाना चाहिए और क्यों किया जाना चाहिए। तो चाइल्ड लेबर एलिमिनेट ऑब्वियसली सोसाइटी से होना चाहिए, क्योंकि चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व होकर जितने भी बच्चे होते हैं वो अपना चाइल्डहुड ना मिस कर देते हैं, और उनकी एलिमेंट्री एजुकेशन भी रह जाती है। तो हायर एजुकेशन की तो हम बात ही क्या करें। और उससे ज़्यादा क्या होता है कि जब वो चाइल्ड लेबर्स बनते हैं तो उनको बहुत सस्ते दामों पे रख लिया जाता है। मतलब उनको अपने काम का उतना पैसा भी नहीं मिलता है जितना उन्हें मिलना चाहिए। और इसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि कई बार तो ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को ऐसे काम पर भी लगा देते हैं जिसका हैज़ार्डियस रिजल्ट होता है, या जो एम्प्लॉयमेंट डेंजरस होता है। मतलब लाइफ को रिस्क पे रखने से भी वो लोग नहीं कतराते, क्योंकि उनके पास तो काम करने का कोई जरिया भी नहीं होता है, तो उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है। वो आराम से अपने बच्चों को ऐसे काम के लिए भेज देते हैं जहाँ पे बहुत रिस्क होते हैं या हेल्थ इश्यूज़, हेल्थ प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं। और कई बार तो इन चाइल्ड लेबर्स की हालत इतनी वनरेबल हो जाती है, इतनी ख़राब हो जाती है कि उनको मेंटल इलनेस और फिजिकल इलनेस भी हो जाती है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें एजुकेशन को ईजिली एसेसिबल बनाना है। मतलब आज के टाइम में एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है कि एक गरीब का बच्चा अगर चाहे भी तो अपनी स्टार्टिंग की एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं कर सकता कोई अच्छे स्कूल से। गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत हर जगह अच्छी नहीं होती है, इसीलिए हमें अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन को ईजिली एसेसिबल बनाना चाहिए ताकि हर बच्चे तक वो पहुँचे, क्योंकि हर बच्चे का राइट है स्टार्टिंग की जो एजुकेशन है उन्हें वो मिलनी ही चाहिए। उसके अलावा जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी ये पता होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को जिस हार्मफुल इन्वायरमेंट में काम करने के लिए भेज रहे हैं उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि पेरेंट्स बच्चों को ऐसे माहौल में भेज देते हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। गरीब फैमिली में पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों को भी अर्न करना पड़ता है, तब भी उनका पूरा परिवार ठीक से ऑपरेट नहीं करता है, तब भी उनको 2 टाइम का खाना तक भी ठीक से नहीं मिल पाता है। लेकिन कभी कभी नहीं, एक्चुअली बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को जिस काम के लिए भेज रहे होते हैं उनको उस काम के बारे में पता ही नहीं होता कि इस काम में बच्चे से क्या करवाएंगे और उनको क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलेंगे, इसलिए वो बड़े आराम से भेज देते हैं। तो पेरेंट्स को भी अवेयर होना चाहिए, जो भी इन्वायरमेंट में वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं उसके हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें पता रहें। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम पब्लिक अवेयरनेस इस चीज़ के बारे में लोगों तक लेकर जाएं कि चाइल्ड लेबर जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस है और ये पनिशेबल भी है। मतलब कोई चाइल्ड लेबर अगर फोर्सिबली किसी को कराता है तो उसको पनिशमेंट भी हो सकती है। तो गवर्नमेंट को ना ये इंश्योर करना चाहिए कि जो भी लॉ बनाए गए हैं बच्चों को लेकर या चाइल्ड लेबर को लेकर वो लोगों तक पहुँचे और लोग उसको सोचकर डरे, या फिर लोगों को अवेयरनेस हो इस बारे में तो वो कहीं चाइल्ड लेबर होता हुआ देखें तो वो रिपोर्ट करें आकर। तो जो भी ऑफेंडर्स होंगे जो चाइल्ड लेबर में बच्चों को इंगेज करते हैं उनको पनिश भी किया जाना बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द सम ऑफ रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़। सो बच्चा आपने देखा होगा कि कई बार ना लोग गांव से शहरों में आते हैं, तो उसी के बारे में क्वेश्चन है कि
जब लोग गांव से शहर में माइग्रेट करते हैं, मूव करते हैं, तो उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से लोग माइग्रेट करते हैं गांव से शहर की तरफ। कुछ विलेजर्स तो जानबूझकर मूव करते हैं सिटीज़ में ताकि उनको वहाँ पे बेटर जॉब मिल सके, बेटर सिविक और बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल सके। और उसके अलावा जो दूसरे विलेजर्स होते हैं उनको कई बार ज़बरदस्ती माइग्रेट करना पड़ता है या होना पड़ता है, क्योंकि उनके रहने के इलाके में नेचुरल डिज़ास्टर्स आए होते हैं, जैसे फ्लड, स्टॉर्म, ड्रॉट या फेमाइन, जिसकी वजह से उनके घर, उनकी प्रॉपर्टीज़ पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो उनके पास वहाँ रहने का ऑप्शन ही नहीं बचता है, तो फिर वो अपने गांव से सिटीज़ की तरफ माइग्रेट करते हैं। हिस्ट्री में ऐसे कई रिकॉर्ड्स देखने को मिलेंगे जिसमें लार्ज स्केल माइग्रेशन वॉर्स की वजह से हुए हैं। अब तो वॉर नहीं होती है, बट पहले काफ़ी सारी वॉर्स हुआ करती थी अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग इलाकों में। तो वहाँ के लोग वॉर्स से बचने के लिए या वॉर्स के बाद जो बहुत भयानक रिजल्ट होते थे उससे बचने के लिए उस जगह से माइग्रेट होके किसी दूसरी जगह चले जाते थे। इसके अलावा और भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे कई गांव वाले तो अपने गांव को छोड़ के शहर में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ वो एक बेटर लाइफ जी सकते हैं, उनके बच्चों को वो बेटर एजुकेशन दे सकते हैं, क्योंकि शहरों में अच्छे अच्छे स्कूल्स होते हैं, गाँव में इतने अच्छे स्कूल्स नहीं होते हैं। और हमारे इस लेसन जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, इसमें हमने साहिब और उसकी फैमिली का माइग्रेशन भी देखा हुआ है, जो कि ढाका में रहते थे बांग्लादेश में, बट वहाँ पे स्टॉर्म आने की वजह से उनके खेत और उनके हाउस डिस्ट्रॉय हो गए थे, जिस वजह से उनको फोर्सफुली सीमापुरी आना पड़ा था रहने के लिए, जहाँ पे आके वो रैग पिकिंग का काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है, व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। तो ऐसा क्या था जो साजिश करता था, कंस्पायर मतलब साजिश करना, तो ऐसा क्या था जिसकी वजह से जो बेंगल इंडस्ट्री के वर्कर्स थे वो फिरोजाबाद में बहुत गरीबी में रहते थे। ठीक, तो फिरोजाबाद में ना बहुत सारे फोर्सेस थे जो इन वर्कर को गरीब रखने की कोशिश करते थे, क्योंकि गरीब लोग ही बेंगल इंडस्ट्री में बेंगल मेकिंग का काम करेंगे। क्योंकि फिरोजाबाद में काम इतना पॉपुलर था कि एक एक बच्चे को पता था कि इसको करने से बहुत सारे हजार्डस इफेक्ट होते हैं, हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। तो कोई बड़ा या अमीर आदमी तो यहाँ पे काम करेगा नहीं, सबको अपनी हेल्थ प्यारी होती है, लेकिन गरीब आदमी जो होता है उसके पास खाना नहीं होता, रोटी नहीं होती, घर नहीं होता, पैसा नहीं होता, और उसकी मजबूरी में वो ये काम भी करने को रेडी हो जाता है। तो फिरोजाबाद में ना बहुत सारे फोर्सेस थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो जानबूझ के चाहती थी कि फिरोजाबाद के जो बेंगल इंडस्ट्री के वर्कर हैं वो हमेशा गरीबी में ही रहें। कौन कौन से फोर्सेस थे ये? कुछ साहूकार, कुछ मिडिलमैन, कुछ पुलिसमैन, कुछ ब्यूरोक्रेट्स और कुछ पॉलिटिशियंस थे जो चाहते थे कि फिरोजाबाद में बेंगल इंडस्ट्री में काम करने के लिए वर्कर हमेशा अवेलेबल रहें, क्योंकि फिरोजाबाद का काफ़ी इकोनॉमी बेंगल इंडस्ट्री से जाता था। सो इसके लिए वो जितने भी बेंगल इंडस्ट्री के वर्कर थे उनको गरीब ही रखते थे। वो क्या करते थे, वो सब मिलकर एक्सप्लॉइट करते थे वर्कर्स को फिरोजाबाद में, और इतना एक्सप्लॉइट करते थे कि बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करने के बाद, बहुत सारी बैंगल्स बनाने के बाद भी उनको उतना पे नहीं मिलता था कि वो अपनी लिविंग कंडीशन को सुधार सकें, इसलिए वो हमेशा पुअर ही रहते थे। ये सब फोर्सेस मिलके ना एक विशियस सर्कल बना देते थे, मतलब ऐसा सर्कल जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ऐसा सर्कल जिसमें जो बेंगल इंडस्ट्री का वर्कर है उसकी अगली जनरेशन, उसकी अगली की अगली जनरेशन भी इसी काम में इंगेज रहेगी। तो जो पुअर बेंगल मेकर्स होते थे वो ट्रैप्ड रहते थे जनरेशन्स तक, मतलब उनकी आगे आने वाली कई जनरेशन्स भी इस काम से पीछा नहीं छुड़ा पाती थी इसी वजह से। और इसीलिए उनको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ती थी कि ये एक नेचुरल चीज़ है, उनको इसी काम में इन्वॉल्व होना है, इसी तरह से जीना है और इसी तरह से मर जाना है। तो एक तरह से देखा जाए तो जितने भी बेंगल वर्कर्स थे उनकी लाइफ जो थी वो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स मतलब रुकावटों से घिरी हुई थी, और बहुत सारे फोर्सेस थे जो उन्हें इस गरीबी और डेप्रिवेशन की लाइफ को जीने के लिए मजबूर करते थे। सो लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम्स। ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी आ सकता है, तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा। सो बच्चा इसका आंसर ना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, मतलब जो भी इन्होंने क्वेश्चन पूछा उसका एग्जैक्ट आंसर इतना सा है, बट मैंने इसको ज़्यादा बड़ा चढ़ा के इसलिए लिखा है क्योंकि ये 2 मार्क में आएगा तो इतना चलेगा, लेकिन 3 मार्क में आएगा तो उसको आपको इतना लिखना पड़ेगा। आपको पता है एमपी बोर्ड में वर्ड लिमिट वगैरह होती है जिसके हिसाब से आपको आंसर लिखना होता है। सो जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को मिले जिसमें जो भी पूछा है उसका आंसर बहुत ही कम वर्ड लिमिट में खत्म हो रहा है, तो आप थोड़ा सा कहानी का बैकग्राउंड बता दीजिए,
आउटलाइन बता दीजिए जिससे आपका आंसर थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। तो वही मैंने यहाँ किया है। पहले मुकेश का थोड़ा बैकग्राउंड बता दिया। तो मुकेश सन था एक गरीब बैंगल मेकर फैमिली का जो फिरोजाबाद में रहती थी। मोस्ट ऑफ द यंग मैन जो थे फिरोजाबाद में, उनके पास ना कोई इनिशिएटिव नहीं था और एबिलिटी भी नहीं थी कि वो सपने देखे, मतलब उनको सपने देखने की हिम्मत भी नहीं होती थी। लेकिन मुकेश एक एक्सेप्शन केस था, एक अलग ही बंदा था, उसके अपने सपने थे। वो ये जो बैंगल मेकिंग का फैमिली ट्रेडिशन था वो तोड़ना चाहता था, और सिर्फ वो सपने नहीं देखता था, उसके पास कैपेसिटी भी थी कि वो हिम्मत करे अपने इस ट्रेडिशनल फैमिली ऑक्यूपेशन को तोड़कर कुछ अलग हटके काम करने का। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर का लड़का था और वो ये नहीं चाहता था कि वो किसी मिडिल मैन या किसी मनी लेंडर के हाथ की कठपुतली बने। इसीलिए वो अपनी फैमिली को कन्विंस करता था कि उसे दूर गैराज में भेजकर मोटर मैकेनिक का काम सिखाया जाए ताकि आगे चलकर वो अपना खुद का गैराज सेटअप कर सके और अपना खुद का मालिक बन सके। तो वो अपने ड्रीम को पूरा कर सकता था एक गैराज को ज्वाइन करके, जहाँ पे वो जाके सीख सके कि कार को रिपेयर कैसे किया जाता है, उनको ड्राइव कैसे किया जाता है, या कार रिपेयरिंग के अलग अलग काम कैसे होते हैं। और उसके लिए ना उसको ओवरकम करना था बहुत सारे हर्डल्स को, बहुत सारे बीच में आने वाले रुकावटों को, तभी वो सक्सीड हो सकता था। फिर एक ट्रांसपोर्ट वाली प्रॉब्लम भी अकर हो जाती है और पैसा उसमें सबसे पहली प्लेस पे काम करता है। उसको गैराज में जाके काम तो सीखना था, लेकिन जिस जगह पे वो रहता था वहाँ से वो गैराज बहुत दूर था और उसे अगर गैराज ज्वाइन करना था तो उसे रोज़ बहुत दूर चल के जाना होता, क्योंकि उसके पास पैसे तो थे नहीं कि वो किसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का यूज़ करके अपने घर से गैराज तक चला जाए। तो एक ये प्रॉब्लम थी, लेकिन उसे पता था कि उसे इसके लिए भी खुद से ही पैसा कमाना पड़ेगा। गैराज बहुत दूर है उसके घर से, तो उसे वो सारी डिस्टेंस 2 बार दिन में कवर करनी पड़ेगी, एक बार जाते हुए एक बार आते हुए, और उसे उसके लिए चल के जाना था। लेकिन उसके अंदर सब्र था, हार्डवर्क की फीलिंग थी, कि जो ख्वाहिश थी ड्रीम पूरी करने की वो बहुत ही फर्म थी, बहुत ही ठोस थी। वो एकदम डिटरमाइन था कि उसे बस गैराज जाना ही जाना है, वहाँ पे काम सीखना ही सीखना है और एक दिन अपने सपनों को पूरा करना ही करना है। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप ये 2 लेसन्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रख लीजिएगा। बाय।